वकास अब्रेज खान साहब, आपसे बात का आगाज करूंगा। आज की जो सारी सूरत हाल है, कार्रवाई है, उसका तो इल्म हो गई आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों को नैब केसेस का फैसला करने से रोक दिया है। लेकिन इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तलाफी नोट के ऊपर आपका बयान लेना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि नैब कानून में की गई तरमीम खालिस्तान एग्जीक्यूटिव मामला है, लिहाजा अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। कितना इत्तफाक करते हैं? देखिए जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करने जा रहे थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे, और उसके बाद जो 10-5 की राय थी उसमें भी यही कहा गया था कि जो एग्जेक्टिव से रिलेटेड और जो हमारी पार्लियामान से रिलेटेड इश्यूज हैं, दैट हैज़ टू बी डन एंड दैट हैज़ टू बी फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे आइन के अंदर जो कमेटी ऑफ पावर की कंसेप्ट मिलता है, एक एश्योरेंस मिलती है कि तीनों इंस्टीट्यूशन जो है, तीनों पीरियड जो है स्टेट के, पार्लियामान अपनी हदूदों के अंदर काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है, दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट टू डू देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल होना तो इसी तरह चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से अंधेरी नगरी चौपट राज मचाया जाता है, हल्ले तलल्ले किए जाते हैं, बदनवानियों की हर रोज़ एक नई दास्तान हमारे सामने आती है। तो जो चेक एंड बैलेंस का ड्यू सिस्टम जिसकी गारंटी आईने पाकिस्तान भी देता है, और मोंटेस्क्यू की थ्योरी जो अमेरिका से बरतानिया में चली और दुनिया के तमाम माशरों के अंदर पाई जाती है, वो पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है आर्टिकल 8 में, जिसमें हमारी जुडिशरी बिल्कुल एक चेक रख सकती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी, हमारी पार्लियामान के ऊपर भी। जहाँ पे भी कहीं ये ऐसी अमेंडमेंट्स करती हैं, ऐसी कानून साजी करती हैं, ऐसी लेजिस्लेशन करती हैं जो पाकिस्तान की आवाम के फंडामेंटल राइट से मुतसादिम हो, आइन की बुनियादी स्पिरिट से मुतसादिम हो, या पब्लिक पॉलिसी से मुतसादिम हो, तो उसको कालादम करार दिया जा सकता है। जो नैब तरमीम थी वो भी इसी ज़िम्मत में कालादम करार, और इससे पहले भी दर्जनों ऐसे कवानीन थे जिनको स्ट्राइक डाउन किया गया, जिनको पार्लियामार्ट ने जो बड़ी ज़्यादा फोकियत दी, प्रायोरिटी दी, प्रेफ़रेंस दी, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो आर्टिकल 8 के अंदर उनको जो स्ट्राइक डाउन डिस्पेल कर दिया गया। तो जहाँ तक नैब कवानीन या नैब अमेंडमेंट्स की बात है, आपने इंट्रो के अंदर बड़ी ब्रीफली मुफस्सल तरीके से इसके ऊपर रोशनी तो डाल दी। मैं ये समझता हूँ कि नैब का दायरा, इसके बारे में मैं क्या अपनी राय दूँ या आप क्या राय दें या बुहारी साहब क्या राय दें, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जो आला हमारी सबसे अदालतें हैं उसके अंदर आपको जस्टिस मकबूल बाकर की 87 पेजेस की जजमेंट याद होगी, मंसूर अली शाह की जजमेंट याद होगी। मकबूल बाकर साहब ने जब हाजा साद रफ़ीक के केस के अंदर वो अपना फैसला दिया तो उसमें 87 पेजेस के अंदर एक पूरी चार्जशीट थी नैब के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट थी कि ये दायरा पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाया गया और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस एस्टैब्लिश करना, अपने मुखालिफिन को डिस्पर्स करना, डिस्टॉर्ट करना, इसके मकसदियत के अंदर शामिल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन इटसेल्फ जो है नैब के अदारे और इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बहुत बड़ी चीज़, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो मौजूदा जजेस हैं और दूसरे इसके अलावा जितने भी अभी सिटिंग जजेस हैं, इनका नैब के इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं है। तो हम्म। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की बात है, आई थिंक जब तक आप सेक्शन 28 को सामने नहीं रखेंगे और